हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी द ग्लैम गर्ल हिमांशी के बारे में। हिमांशी के बारे में बात करना इसीलिए भी मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो हिमांशी की पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी बहुत समय पहले ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनके और उनके एक्स हस्बैंड के बीच में म्यूचुअली कंसेंट पर डिवोर्स हो चुका है। और अब हिमांशी दोबारा शादी कर चुकी हैं और शादी को अच्छा खासा वक्त भी हो चुका है। और लोगों को जो क्यूरियोसिटी थी कि हिमांशी ने किसके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की है, कैसे मिली, और जो लड़का है क्या वो भी तलाकशुदा है या वो सिंगल है, और उसने हिमांशी के साथ क्यों शादी की, इन तमाम सारे सवालों के जवाब अब आपको हिमांशी के चैनल पर वन बाय वन देखने को मिलेंगे। और वो इन सारे सवालों के जवाब अकेले नहीं दे रही हैं, बल्कि अपने ब्रांड न्यू हस्बैंड को साथ बिठाकर उन्हीं से दिलवा रही हैं। अब आप कहेंगे कि बार-बार मैं ब्रांड न्यू हस्बैंड क्यों बोल रही हूँ? देखिए, मैं दूसरा आदमी, दूसरा पति, ये जो शब्द है ना, ये बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये अच्छे साउंड नहीं करते हैं। तो एक तरीके से कहते हैं ना, नई ज़िंदगी की नई शुरुआत, तो वैसे ही नई ज़िंदगी की नई शुरुआत विद ब्रांड न्यू हस्बैंड के साथ। तो कुछ ऐसा ही हाल अब हिमांशी का है। हिमांशी अब अपनी नई ज़िंदगी को पब्लिक के सामने लाने लगी हैं, और एक तरीके से जो लोग कहीं न कहीं देखने में थोड़े अनकम्फ़र्टेबल हो रहे थे, मेरे जैसे लोग जो उनके एक्स इन-लॉज़ के साथ, एक्स हस्बैंड के साथ जो व्लॉग्स देखते आए हैं, उनके लिए तो बड़ा अजीब लगता है और लगता होगा, क्योंकि भई अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हिमांशी को, जब से हिमांशी ने अपने चैनल को फैमिली कंटेंट पर शिफ्ट किया था शादी के बाद से, मैं तब से उनको देखने लगी थी। उससे पहले जो भी वो ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती थी, मैं वो देखती नहीं थी। लेकिन फिर बाद में जब उनकी शादी हुई ऋषि से, फिर उसके बाद जो उनका पारिवारिक कंटेंट शुरू हुआ और जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, ख़ास तौर पे लॉकडाउन के दौरान, तो आप कह सकते हैं कि व्लॉगर्स की सबसे ज़्यादा चाँदी थी, क्योंकि कुछ और देखने को था नहीं, सिनेमाघर बंद थे, टेलीविज़न पे कुछ नहीं आता था सिवाय दूरदर्शन के, क्योंकि जो सैटेलाइट चैनल थे वो भी शोज़ नए ला नहीं पा रहे थे, क्योंकि शूटिंग्स भी बंद थी, रियलिटी शोज़ भी कुछ नए नहीं आ सकते थे। मतलब एक तरीके से जो दुनिया थी वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ही डिफरेंट ज़ोन में चली गई थी। सबके सब घरों के अंदर घुस गए थे, सिर्फ़ जंगली जानवर, कुत्ते, गायें, भैंसें, बिल्लियाँ, ये घर के बाहर फ्रीली घूमा करती थीं, बिना किसी डर के कि हमें कोई वायरस आ जाएगा। लेकिन जो इंसान था, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास सब कुछ है, क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी करने के लिए उसको खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने इतना काबिल बनाया है, वो घर के अंदर बंद था। तो ऐसे में एंटरटेनमेंट का साधन क्या था? ऐसे में एंटरटेनमेंट का साधन यूट्यूब था, कोई फ़िल्में देख रहा था, तो कोई व्लॉगिंग चैनल देख रहा था। तो ऐसे में व्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया, और कोविड के दौरान लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थीं, काम नहीं थे, जॉब्स नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम हो चुका था, आधी सैलरी पे लोग आ गए थे। पर ऐसे में जो व्लॉगर्स थे वो पैसों में, डॉलर्स में खेल रहे थे, और उनमें से एक हिमांशी भी थी, क्योंकि हिमांशी की शादी हो चुकी थी और वो अपनी परफेक्ट लाइफ में बिज़ी थीं, अपनी परफेक्ट लाइफ को परफेक्ट बताने में, दिखाने में दिन-रात एक कर रही थीं, और वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर फैमिली व्लॉगिंग किया करती थीं। उनके ससुर, सास, ननंद सभी उस कंटेंट का हिस्सा बनते थे, और उनकी ननंद भी आगे चलकर व्लॉगर बन गई हैं, और अभी भी वो इस प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू कर रही हैं। उधर जो उनके एक्स हस्बैंड हैं,
उनका भी एक सेपरेटेड चैनल ओपन हो गया था जब वो और हिमांशी कुछ वक़्त के लिए सेपरेट हुए थे, उसी दौरान ऋषि ने भी अपना चैनल लॉन्च कर लिया था। वो बात अलग है कि फिर इनका पैचअप हुआ, तो ये साथ में बनाने लग गए। फिर इनका मतलब एक तरीके से ऑफ़िशियली सेपरेशन हो गया। फिर इनकी जो डिवोर्स बैटल चली आरोप-प्रत्यारोप की, फिर एक-दूसरे के अगेंस्ट ये लोग वीडियोज़ बनाते थे और अपने रिस्पेक्टेड चैनल पर डालते थे और अच्छे खासे व्यूज़ मिलते थे। फिर उसके बाद जो है मेबी किसी समझदार इंसान ने इनको समझाया होगा कि भई भले ही तुमको डॉलर्स तो आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी इज़्ज़त का जो फ़लूदा बन रहा है, उसका क्या? किसी समझदार इंसान ने समझाया होगा कि भई तुम्हें भी अपना घर आगे दोबारा किसी के साथ बसाना है, तो तुम ये सब बातें करके अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हो, समय, पैसा बर्बाद कर रहे हो। जो पैसा तुम ईज़िली कमा रहे हो, उसको तुम वकीलों पे ही खर्चा करके जो है उनके घर भर रहे हो। तो बेटर है एक म्यूचुअल रास्ता निकालो, ख़त्म करो और अपनी-अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और ऐसा ही हुआ, म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स हुआ और उसके कुछ वक़्त बाद हिमांशी ने शादी कर ली और अब वो अपने नए हस्बैंड के साथ नई ज़िंदगी को जो है एन्जॉय कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर कर रही हैं और साथ ही साथ में अपना कंटेंट भी बना रही हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड है। लेकिन ब्यूटी से रिलेटेड लोगों को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि अब जो हिमांशी की जो चैनल पर ज़्यादातर वही ऑडियंस है जो उनके फैमिली व्लॉग्स देखा करती थी और जो एक वक़्त पे उनके ब्यूटी व्लॉग्स भी देखा करती थी, अब उनको भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। चंद ही ऑडियंस है। अगर आप हिमांशी के चैनल पर विज़िट करेंगे तब आप देखिए कि जो उन्होंने रिसेंटली अपने हस्बैंड नीतीश के साथ बैठकर जो वीडियोज़ बनाए हैं, उसके वीडियोज़ के व्यूज़ को और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ के व्यूज़ को अगर आप कंपेयर करें, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एग्ज़ैक्टली क्या बोलना चाह रही हूँ। और इसी वजह से जो है हिमांशी ने अपने नए हस्बैंड को भी यूट्यूब से परिचय करवा दिया है क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं कि मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको अब मुझे इस्तेमाल करना है क्योंकि मुझे अपने चैनल को डेड नहीं होने देना है। मेरे पास जो है कंटेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं एक वक़्त पे ब्यूटी कंटेंट बनाती थी, फिर बाद में जब मैंने फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करी तब मुझे और भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सब्सक्राइबर्स मिले। तो यकीनन वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे उस वक़्त मेरे फैमिली कंटेंट को देखकर मुझे सब्सक्राइब किया था, अब अगर वो भी चले जाएँगे, तो कौन कितना ब्यूटी से रिलेटेड देखेगा। तो इसीलिए अब उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकालना शुरू किया है और अपने पति के साथ बैठ कर के वो वीडियोज़ बनाती हैं। ऑफ़ कोर्स पब्लिक भी जानना चाहती है, तो ठीकरा पब्लिक के सिर पे ही फोड़ा जाता है और पब्लिक चाहती भी है और प्लस अब ये बात सामने आ गई है कि ये जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स होते हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे नॉन सेलिब्रिटी हो, इनकी पीआर टीम इनको बताती है कि अब आपको ये करना है, वो करना है। अब ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं रहा है। पहले मुझे लगता था कि ये लोग जो क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर जो अपने आप को बोलते हैं, ये खुद जो हैं दिमाग लगाते हैं, खुद सब कुछ करते हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है और काफ़ी चीज़ें प्रूव भी हुई हैं कि पीआर टीम आकर इनको बताती है और ये वैसा-वैसा एक के बाद एक डालते जाते हैं, करते जाते हैं। तो किसी भी तरीके से ओरिजिनैलिटी, ऑथेंटिसिटी अब इनके व्लॉग्स में रही नहीं है। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है तब आप इनसे इमोशनल कनेक्ट होना भी बंद कर देते हैं और यही वजह है कि जब इनके पर्दे की सच्चाइयाँ कोई पॉडकास्टर एक्सपोज़ कर जाता है तो फिर उसको धमकियाँ दिलवाई जाती हैं पीआर द्वारा कि हम तुम्हारा चैनल हटवा देंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे व्लॉगर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनको लगने लगता है कि भई ऑलरेडी हमारे व्यूज़ कम हैं और जब लोगों को और भी ज़्यादा जागृति मिलती जाएगी, वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाएँगे, तब वो हमसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे और पब्लिक का किसी व्लॉगर के साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है, एक ब्राउनी पॉइंट होता है जिसको ये
व्लॉगर्स इस्तेमाल करते हैं और व्यूज़ अपने वापस पाते हैं। जब-जब इनके व्यूज़ डाउन होते हैं, कोई ट्रेजेडी या कोई गुड न्यूज़, कोई सैड न्यूज़, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ये ब्रेक करते हैं। क्योंकि पब्लिक इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए इतनी बेताब रहती है, इतनी उत्सुक रहती है कि देश में क्या हो रहा है उनको भले ही पता ना चले, लेकिन फलाने कंटेंट क्रिएटर के घर में ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो जानने की उनको बहुत चुल मची रहती है और इसी चुल को वो इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जिसे देखकर मुझे अब देखा जाए तो प्रैक्टिकल फ्रंट पे सोचूँ तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, भई हर कोई कमाने आया है यूट्यूब पे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी कमाने आई हूँ। लेकिन जब बात करते हैं हम इमोशनल मोमेंट्स की, जब हम सब्सक्राइबर्स को फैमिली बताते हैं, जब उनके सामने हम भीख माँगते हैं, हमारे लिए दुआ करो, हमें सपोर्ट करो, हमारे साथ बने रहो, हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, तो कहीं न कहीं वो एक इमोशनल फंदा फेंकते हैं पब्लिक की तरफ और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस फंदे में सब्सक्राइबर फँसें और हमारे चैनल पर बार-बार विज़िट करें। हम उनको इमोशनल ब्लैकमेल करें, इमोशनली हम उनको एक तरीके से हिप्नोटाइज़ करें। तो ये सारी जो गिमिक्स हैं, ये अब इन सारे व्लॉगर्स को समझ में आ गई हैं करनी और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके चैनल चल नहीं रहे हैं और जो सब्सक्राइबर इन बातों को समझ गए हैं, वो उन व्लॉगर्स के चक्कर से निकल आए हैं। कुछ समझ कर भी नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनको उन्हें देखने का एक ऐसा एडिक्शन हो चुका है, जैसे कि सिगरेट, धूम्रपान हम लोग कई लोग जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, फिर भी वो उनको चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। इसलिए व्लॉगर्स की ज़िंदगी को देखने का जो मोह है, ये इस कदर हावी हम लोगों की सर चढ़ कर बोलता है कि हम जानते हैं कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते और यही फ़ायदा इन व्लॉगर्स को हम लोग देते हैं। तो इसी के चलते जो हिमांशी हैं, ये बात अच्छे से जानती हैं कि वो एक वक़्त पे अपने एक्स के साथ मिलकर व्लॉगिंग किया करती थीं। अब वो अपने नए शौहर के साथ मिलकर वापस से वीडियोज़ बनाने लगी हैं। नो डाउट अभी उनके इन-लॉज़ पूरे तरीके से नहीं आए हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है, वो खुद से नहीं आए या ये नहीं लाना चाहती हैं या क्या बात है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन इनके हस्बैंड आ गए हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आए हैं, उस कॉन्फिडेंस से हिमांशी के चैनल को वापस से एक अच्छा बूस्ट मिला है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको भर-भर के कमेंट कर रहे हैं। कुछ औरतें तो ऐसे खुश हो रही हैं मानो उनकी सगी लड़की का घर दोबारा से बस गया है और नीतीश जो हैं वो उन्हीं के घर के दामाद हैं। तो इतना ज़्यादा पब्लिक इमोशनली इनमें अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर चुकी है जिसकी वजह से यही वजह है कि ये लोग अपने लाइफ के पर्सनल मोमेंट, पर्सनल ट्रेजेडीज़ को सँभाल कर रख ही नहीं पाते हैं। इनको ना चाहते हुए भी शो करना पड़ता है। नहीं तो हिमांशी को कोई ज़रूरत नहीं है अपने हस्बैंड को, नीतीश को यहाँ यूट्यूब पे लाने की क्योंकि देखिए दुनिया बहुत छोटी होती है। जो ये ऑडियंस है ये कई सालों से हिमांशी के साथ जुड़ी है। हिमांशी से ज़्यादा हिमांशी के अतीत से ये भली-भाँति परिचित है। तो एक तरीके से लोग कंपेयर भी कर सकते हैं पास्ट और प्रेज़ेंट को, तो इससे हिमांशी का ही नुकसान होगा क्योंकि कोई भी समझदार लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसके अतीत का जो भी ब्लैक पैच है, वो उसके आज पर पड़े। ब्लैक पैच की परछाई मेरे आज पर पड़े। लेकिन ये लोग पैसे के चलते, चैनल के चलते या कुछ भी आप रीज़न लगा लो कि ये सब कुछ
अपना दाँव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि मैं अपनी खुद की प्राइवेसी ब्रीच कर रही हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को एक्स, वाई, ज़ेड करने का मौका दे रही हूँ। तो इससे ये बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड नीतीश पर ही एक प्रेशर क्रिएट करवा रही हैं। चलिए भूल जाइए आप ऋषि को आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। लेकिन अब जिस तरीके से लोग नीतीश की तारीफ़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं नीतीश पर भी एक टैग तो लग ही चुका है बेस्ट जीजू का। तो ये जीजू, ये बेस्ट जीजू, ये सब एक तरीके से सोशल मीडिया के जो दिए गए जो टैग्स हैं, टाइटल्स हैं, ये कब तक नीतीश सँभालेंगे, ये नीतीश को भी नहीं पता है, ये हिमांशी को भी नहीं पता है और हम लोगों को भी नहीं पता है। और जब वो ये बोझ इस टाइटल को नहीं उठा पाएँगे, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को फेस करनी पड़ेगी, तो वो हिमांशी को करनी पड़ेगी क्योंकि हिमांशी एक पब्लिक फिगर है। वो बात अलग है कि वो अपने हस्बैंड को भी एक पब्लिक फिगर बनाना चाहती है क्योंकि सक्सेसफुल औरतों के अंदर ये बहुत बड़ा गिल्ट होता है कि जब उनके जो हस्बैंड्स हैं या बॉयफ्रेंड्स हैं, वो उनसे थोड़ा पीछे होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार मेरे बंदा भी मुझसे आगे जाए। वो कहीं न कहीं गिल्ट उनको महसूस होता है कि शायद मैं अपने हस्बैंड की पर्सनैलिटी को ख़राब कर रही हूँ। मेरी शोहरत कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी पर हावी हो रही है और ये हर उस औरत को जेन्युइन औरत को लगता है। इसीलिए जो औरतें ज़रूरत से ज़्यादा हस्बैंड को पैम्पर करती हैं, उनकी ईगो को मसाज करती हैं, भले ही लोग क्रिटिसाइज़ करें लेकिन उसके पीछे रियल रीज़न मैं समझती हूँ। अभी आदमी को कोई गिल्ट नहीं होगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ और मेरी बंदी को कोई नहीं जानता है, उसे मेरी वज़ह से लोग जान रहे हैं। मैं कहीं भी उसके साथ जाता हूँ तो मुझे अटेंशन मिलता है। उसको वो गिल्ट नहीं होता है, उसको उस लेवल पर इतना बुरा नहीं लगता है जितना औरतों को लगता है। वो बात अलग है कि आजकल औरतें जो हैं अब थोड़ा-सा उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जेन्युइन औरतें होती हैं जो ये चाहती हैं कि हमारा बंदा या तो हमारे बराबर का रहे या हमसे भी आगे जाए प्रोफ़ेशनली। तो इसी वजह से वो चाहती हैं कि भई मुझे लोगों ने इतना पसंद किया है और मेरे एक्स को भी जब इतना लोगों ने पसंद किया कि इतना पसंद किया कि उसने अपना एक इंडिविजुअल चैनल ही खड़ा कर लिया, तो मेरे इस बंदे को क्यों ना पब्लिक पसंद करे। वो बंदा जिसने जानते हुए भी कि ये मेरी पहली शादी नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे एक्सेप्ट किया। देखिए कहीं न कहीं ये एक वो होता है, एक एहसानमंद आप फ़ील करते हो कि नहीं यार क्योंकि ये बात का जवाब भी नीतीश ने दिया है कि भई मुझे सबने कहा कि तुम एक डिवोर्सी लड़की से शादी कर रहे हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंसान 20 होना चाहिए, भले ही उसके आस-पास की चीज़ें 19 होंगी तो चलेंगी। अब बताओ जो लड़का ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी सोच का है, तो वो लड़की क्यों ना उसको कम्पेंसेट करे। और ये जो भी कंपनसेट कर रही होगी हिमांशी, वो किसी के प्रेशर में नहीं कर रही होगी, वो खुद से कर रही होगी। वो उसको रिपे करना चाहती होगी कि यार तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं भी तेरे लिए करूँगी और ये कोई गलत नहीं है। देखिए, हर रिश्ते में गिव एंड टेक होता है और होना भी चाहिए। गिव एंड टेक जितना अच्छा होगा, उतना रिलेशनशिप हेल्दी होगा, नहीं तो एक पर्टिकुलर जगह से ही गिव आ रहा है, तो फिर गिव दूसरी तरफ से टेक आ रहा है। सिर्फ़ यही चीज़ डिसाइड है एक रिलेशन में कि मैं तुम्हें दूँगा और तुम मुझसे लोगे, ऐसा नहीं होता। अगर एक ने दिया है, तो अगली बार वो लेगा, जिसने लिया है अगली बार वो देगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना गिव एंड टेक दोनों तरीके से बराबर है। जो आज तुम्हारे लिए कर रहा है कुछ, तो तुम्हें भी उसके लिए कल कुछ करना है। ये नहीं कि बस यही करेगा और यही करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जो हिमांशी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए
हिमांशी के जो एक्सप्रेशंस हैं, हिमांशी का जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, जब वो ऋषि के साथ रहती थी ना, तो भी मुझे वैसी ही वो आज भी दिखाई देती है। मतलब मुझे मैं ये कभी नहीं कह सकती कि नहीं, वो ऋषि के साथ ज़्यादा खुश थी या नीतीश के साथ खुश है, क्योंकि उसका मुझे बॉडी लैंग्वेज सेम ही लगा है दोनों बार। तो मैं यहाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज को कंपेयर नहीं करूँगी और ना ही मैं ऋषि और नीतीश को कंपेयर करूँगी। दोनों अपनी-अपनी जगह सही थे, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड था। अगर मैं बात करूँ ऋषि की, तो ऋषि जॉब करते हैं और जो लड़के जॉब करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कुछ डिफरेंट होती है। यकीनन उन्हें अपनी फैमिली के लिए बहुत हाई रिगार्ड्स होता है और उनकी फैमिली को भी उनके लिए चिंता ज़्यादा होती है कि भई ये बच्चा बाहर है, अकेला है, सर्वाइव कर रहा है, कैसे अपने आप को सँभाल रहा है। और वो शख्स भी जब बाहर अकेला रहता है, तो उसको अपनी आज़ादी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब को बैलेंस करके उसको आगे बढ़ना होता है। तो जो लड़के-लड़कियाँ बाहर रहते हैं, जॉब्स करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में डेफ़िनेटली बहुत फ़र्क होता है। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, थोड़े ब्रेव होते हैं, डिसीज़न्स लेने की उनमें थोड़ी-सी वो रहती है और इंटेलिजेंट भी होते हैं। और लड़कियाँ आप कितनी भी मतलब कह लो, भले ही वो खुद इतनी इंटेलिजेंट ना हो, खुद इतना इंटेलेक्चुअल टॉक ना करती हों, खुद मतलब इतनी हाई प्रोफ़ाइल बातें ना करती हों, लेकिन उनको जो अपने बंदे चाहिए होते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट चाहिए होते हैं, बहुत ही स्किल्स वाले चाहिए होते हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उनको बोलना आना चाहिए। क्योंकि जब बाहर आप अकेले सर्वाइव करते हो, तब आपकी बहुत सारी अंदर की जो इंटरनल्स इंस्टिंक्ट हैं, वो डेवलप होती हैं। आपको आपको ये एक चैलेंज होता है कि आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और जो विश्वास के साथ आपकी फैमिली ने आपको बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, उसको आपको कायम रखना है। लेकिन जो लड़के अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, उनके लिए फिर चीज़ों को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वो कहीं न कहीं एक कंफर्ट ज़ोन में होते हैं। जो आपका कंफर्ट ज़ोन होता है, वो आपको लेज़ी भी बनाता है, वो आपको थोड़ा-सा आपकी पर्सनैलिटी को कहीं न कहीं वो कंफर्ट के ज़ोन में बिठा कर के सुला देता है और जो इंसान अपने कंफर्ट से बाहर निकलता है, वो एक्टिव भी होता है, उसको टाइम की कदर होती है, अपने वक़्त की कदर होती है, सामने वाले की वक़्त की कदर होती है, उसको ऑर्गनाइज़ करना लाइफ़ को आ जाता है। लेकिन वही बंदा जिसको अपनी लाइफ़ को ऑर्गनाइज़ करना बाहर बहुत अच्छे से आता है, जब वो अपने घर पे जाता है, तो बिल्कुल वैसा हो जाता है, एकदम कम्फ़र्ट ज़ोन में आता है। तो इससे पता चल जाता है, इससे मैं समझती हूँ कि जब इंसान बाहर की दुनिया में अकेला जाता है, तो कितना प्रेशर के साथ जाता है कि मुझे अपने आप को ठीक रखना है, मुझे गलत काम नहीं करना है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, उनको बिगड़ना ही बिगड़ना होता है। ये बच्चे की खुद की भी अपनी एक थिंकिंग होती है, अपब्रिंगिंग भी होती है, उसके खुद के लाइफ़ के एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं और यहाँ पर जो मैं नीतीश की पर्सनैलिटी देख पाई हूँ, तो नीतीश में वो सारी क्वालिटीज़ मुझे दिखती हैं कि बंदा कॉन्फिडेंट है, उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और हिमांशी के साथ शादी उसने जो की है, वो उसने अब देखिए इनकी रियल लव स्टोरी एग्ज़ैक्टली वही है जो इन्होंने बताई है या फिर कुछ और कहानी है जो इन्होंने छुपा के रखी है। ऑब्वियसली हर एक स्टोरी के पीछे एक डार्क स्टोरी छुपी हुई होती है और ये जो व्लॉगर्स होते हैं, ये तो अपनी जो भी स्टोरी हम तक पहुँचाते हैं, वो बहुत वेल एडिट करके पहुँचाते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरे तरीके से नीतीश और हिमांशी के वीडियोज़ को 100% गलत भी नहीं बोलूँगी और 100% सही भी नहीं बोलूँगी कि वो जो भी अपने रिश्ते के बारे में बता रहे हैं, वो बिल्कुल सच है या वो बिल्कुल झूठ है। डेफ़िनेटली प्लस माइनस करके, वेल एडिट करके वो पब्लिक
को बता रहे हैं और पब्लिक को अच्छा लग रहा है, पब्लिक को मज़ा आ रहा है, तभी तो उनको अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। और जब एक क्रिएटर को अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो उसकी तो मेहनत सफल हो जाती है, तो वो चाहता है कि भई इसके बाद भी जो मेरी वीडियो जाए, वो पहले से भी ज़्यादा व्यूज़ कमाए। तो इसी चक्कर में बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने चाहे अनचाहे तरीके से आ जाती हैं एक्साइटमेंट में, या फिर ये खुद रेज बेटिंग करते हैं। हालाँकि हिमांशी ने अभी तक कोई रेज बेटिंग करी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास कोई रीज़न नहीं है। उनके पास सबसे बड़ा रीज़न उनकी नई शादी है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और वो दिखा रही हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछे ना, तो मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। अगर हिमांशी मेरी फ्रेंड हो, मेरी सहेली हो, तो मैं उसको बिल्कुल एडवाइस करूँगी कि भई तुम अपनी शादी को सोशल मीडिया पर लेकर मत आओ। तुम्हारी एक शादी पहले भी आ चुकी थी, जिसमें क्यूटो, क्यूटो, प्यूटो, प्यूटो था, और उस क्यूटो, प्यूटो का जो भांडा फोड़ा है, भले ही ठीक है, कौन गलत था, कौन सही था, अब हम इस पे बात नहीं करते हैं। लेकिन एक बार तो छीछा लेदर हुई ना, तो अब तुम वापस से एक नई ज़िंदगी में कदम रख चुकी हो, और सोशल मीडिया पर कोई चीज़ जब आ जाती है, तब उसको कोई भी नहीं भूलता है। और तुम्हारी शायद हो सकता है किसी के पास तुम्हारी वीडियोज़ अभी भी हों, कई लोग डाउनलोड कर लेते हैं, कई लोग जो फैन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं लोग। तो फिर वो बातें अभी भी मैंने शॉर्ट्स में हिमांशी और ऋषि के कुछ पुराने व्लॉग के वीडियो शॉर्ट्स देखे हैं, तो वो चीज़ें अब कभी जाएँगी नहीं। लोग हमेशा हिमांशी और ऋषि को एज़ अ ग्लैम कपल याद तो रखेंगे, भले ही वो पास्ट था। अब ऋषि भी आज नहीं तो कल शादी कर लेगा, वो बात अलग है कि अभी ऋषि ने थोड़ा-सा ब्रेक लिया हुआ है। मेबी क्या उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो भी ऐसे ही अपनी बीवी को लेकर आएगा। मैं तो उसको भी बोलूँगी कि भई तुम भी अपनी बीवी को लेकर मत आओ, ठीक है? तुम्हें बनाना है तुम बनाओ, क्योंकि इतना ओवर एक्सपोज़ करना, जबकि आपका पास्ट भी यूट्यूब पर एक्सपोज़ है, या तो पास्ट एक्सपोज़ नहीं होता, तो चलो आप कुछ भी बात कहकर इंट्रोड्यूस कर देते थे कि भई लोग जानते नहीं हैं। लेकिन लोग तो आपके प्रेज़ेंट से ज़्यादा आपके पास्ट को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो उसके बावजूद भी आप अपने करंट हस्बैंड या वाइफ़ को यूट्यूब पर लेकर आते हैं, उनको लोगों का निशाना बनाते हैं, कंपेयर करते हैं, वो अच्छा था, ये अच्छी थी। तो ये सब में क्यों पड़ना, ये सब क्यों करना? मतलब अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगाना, फिर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पार्टनर अंडरस्टैंड करे। परे पहले आप तो अंडरस्टैंड कर जाओ। ठीक है, पैसा एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी ये मैरिज भी नहीं चली, तो फिर आप पैसे कमाकर भी क्या करोगे? देखिए, समाज एक तलाक को माफ़ कर देता है, चाहे वो लड़के का हो, चाहे लड़की का हो, लेकिन 2 तलाक कभी माफ़ नहीं करता। वो तो फिर ये कह देता है आपसे कि भई इसी की ही गलती होगी, बार-बार इसको अच्छा लड़का नहीं मिलता, बार-बार इसको अच्छी लड़की नहीं मिलती, हर बार ही इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ हिमांशी और ऋषि जो हैं, अपने-अपने रिस्पेक्टेड पार्टनर के साथ, अभी ऋषि की शादी का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जभी भी वो करेगा, ऑब्वियसली वो करेगा, लेकर आएगा, भई उसको फैमिली व्लॉग्स बनाने हैं, फिर उसकी पेरेंट्स को भी कंपेयर किया जाएगा कि ये पहली बहू के साथ अच्छे थे या दूसरी बहू के साथ ज़्यादा अच्छे हैं, पहली बहू से तो सास को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये सारी बातें, अटकलें लोगों ने लगाई थी जब इनका सेपरेशन हुआ था। अब रियल मैटर क्या था वो तो लोगों को पता नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से तो हर कोई अज़्यूम करता है कि इतना अच्छा परिवार जहाँ पर एक लड़की को पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरी आज़ादी मिलती है, उसकी पसंद के कपड़े पहनने में कोई रोक-टोक नहीं है, कुछ नहीं है। हस्बैंड को लिया, व्लॉगिंग बना रही है, सब कुछ कर रही है। हमें तो देखो एक पानी का गिलास भी अपनी सास से पूछ कर पीना पड़ता है। अरे कपड़े तो क्या, एक गॉगल भी मैं लगा लेती हूँ तो पति के पेट का पानी हिल जाता है, घूरने लगता है।
तो ये जो औरतें होती हैं फिर उनको बड़ा बुरा लगता है कि यार देखो इसको इतना अच्छा घर मिला, काश हमें भी ऐसा घर मिल गया। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम थी, इतना अच्छा पति होने के बाद इसने क्यों ये तलाक लिया, क्या हुआ? देखिए, अब हम किसी की पर्सनल लाइफ़ को जज नहीं करेंगे और ये जानने के बाद कि ये जो भी बनाते हैं स्क्रिप्ट ऑलरेडी डिसाइड होती है, तो हम इनको अब चाहकर भी क्या बोल सकते हैं? क्योंकि इनके एक्शन, रिएक्शन बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। तो ये लोग भी जो हैं क्या इनकी लाइफ थी, क्या रीज़न था जिसकी वजह से इनका ये डिवोर्स हुआ, ये तो यही जाने। और अब इन बातों को बाहर लाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही ऋषि को और हिमांशी को इन बातों पर अब रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई है और इसको वाक़ई बहुत पुराना समझकर इसको भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि देखिए हम लोग भी इंसान हैं। ये लोग हमें कुछ समझें या ना समझें, लेकिन हम तो खुद को बहुत कुछ समझते हैं और हम खुद हैं भी। तो हमारे अंदर तो इंसानियत है, हमें किसी की लाइफ़ को टार्निश करके, इमेज को टार्निश करके अपना बैंक बैलेंस नहीं भरना है। वो बात अलग है कि हम पॉडकास्टर्स काफ़ी बदनाम रहते हैं कि हम बोलते हैं, बात करते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमें भी अपने दायरे पता होते हैं। लेकिन ये व्लॉगर्स को पैसा कमाने के लिए अपने दायरों की मर्यादा को भी पार करना ये गलत नहीं समझते। लेकिन उसके बावजूद भी सब्सक्राइबर्स के लिए ये लोग आइडियल हैं और हमारे जैसे लोग जो न जाने अपने निजी जीवन में कितने तनाव से, कितनी तकलीफ़ों से, कितने जद्दोजहद से गुज़रते हैं। फिर उसके बाद उन सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर माइक हाथ में लेकर हम अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कभी इमोशनल भी होते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम वो शेयर नहीं करते, क्योंकि वो शेयर करके हम आप लोगों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करते और बार-बार आप लोगों से दुआओं की दरख़्वास्त कह-कह कर आपको इरिटेट नहीं करते। भई हमारे कर्म हैं, हमें भोगने हैं। ठीक है, आप लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप लोगों की चॉइस है। हम किसी से ज़बरदस्ती जब अपनी तारीफ़ नहीं करवा सकते तो दुआ कैसे करवाएँगे? तो ये सब चीज़ें मेरी समझ से तो परे हैं। बट मैं हिमांशी को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपनी शादी में कॉन्संट्रेट कीजिए। ठीक है, आप जो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हैं, वो बनाइए, लेकिन बार-बार अपनी पर्सनल लाइफ़ को एक्सपोज़ करना, क्योंकि कभी कोई बात ऐसी कहीं पर लिंक हो गई, कनेक्ट हो गई, तो वापस से आपके पास्ट के पन्ने खुल जाएँगे। और ये बात मैं ऋषि को भी बोलूँगी। तो मैं तो इन सब बातों के हक में नहीं हूँ, बट ठीक है, इनकी मर्ज़ी है, इनको पैसे कमाने हैं, तो कमाएँ, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अपनी ही मेंटल पीस को दाँव पे लगा कर के देखो, शादी एक बहुत नाज़ुक बंधन होता है और सेकंड मैरिज तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होती है। ये बात मैं न जाने कितनी बार कह चुकी हूँ। बहुत ही डेलिकेटेड होती है। वो कहते हैं ना, रीमैरिज इज़ इक्वल टू रीएडजस्टमेंट। मैं पर्सनली रीमैरिज के सपोर्ट में नहीं हूँ और जब से मैंने चैनल बनाया है, मेरे दूसरे-तीसरे वीडियो में ही मैंने ये बात कर दी थी। आप चाहें तो वो वीडियो सुन सकते हैं, आज से 2 साल पहले मैंने बनाया था। तो स्टार्टिंग में होगा तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि क्यों दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए और अगर आपने की है, तो आपको अपनी पूरी जान लगानी होगी उस शादी को बचाए रखने के लिए। आपको पहली शादी से भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। नो मैटर शुरू में आपको नहीं पता, जब आपने पहले शादी की थी तब भी आपको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आपको पता नहीं था कि कुछ वक़्त बाद रिश्ते कितने बदल जाएँगे और ऐसे बदलेंगे कि जाकर फिर रिश्ते कोर्ट में ही ख़त्म होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, आप अपने कल को चैलेंज नहीं कर सकते। जो अच्छा है वो सारी ज़िंदगी अच्छा रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। जो बुरा है वो सारी ज़िंदगी बुरा रहेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं।
इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एडजस्ट कर लो, धीरे-धीरे नेचर में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। कुछ लोगों के आ भी जाता है, कुछ लोगों के नहीं भी आता है, कुछ लोगों के माइंडसेट चेंज हो जाते हैं, वक़्त के साथ ग्रो कर जाते हैं, कुछ के करते ही नहीं हैं और कुछ लोग तो करना चाहते ही नहीं हैं। तो ये मेरा छोटा-सा एक सुझाव था हिमांशी को और उनके हस्बैंड को। उनके हस्बैंड को बोलना काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी वो बोल रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं एंड आई जेन्युइनली मीन कि भई वो बातें बड़ी-बड़ी तो कर ही रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये बातें बड़ी-बड़ी वो सारी ज़िंदगी करते रहे, लेकिन कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे। जो भी ये बड़ी-बड़ी बातें करते हो आप हमारे सामने, मैं चाहती हूँ कि आप पर्दे के पीछे रहकर हिमांशी से ऐसे ही करते रहो, जैसे आप लग रहे हो, पर्दे के पीछे भी आप ऐसे ही रहो और हिमांशी जैसी लग रही है, वैसी वो भी पर्दे के पीछे लगे। लेकिन सच तो ये है कि जो आप पर्दे पर हो, वो पर्दे के पीछे आप बिल्कुल डिफरेंट हो। वो बात एक अलग है कि आप जो है एक-दूसरे को अभी सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा है। लेकिन हिमांशी को याद कर लेना चाहिए अपने दिन, अपने एक्स के साथ कि जब उनके दिन अच्छे थे तब उन्हें भी छोटी-छोटी बातें अच्छी लगती थी। जब दिन बदले तो बड़ी बातें तो मतलब छोड़ो छोटी बातें भी सहन नहीं होती थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो ये देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वक़्त अपने पास्ट के बारे में सोचिए, लेकिन अपने पास्ट के अनुभवों से सीख कर आपको जो है अपनी करंट लाइफ़ को हैंडल तो करना पड़ेगा। देखिए इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, क्या था आपका अपनी पहली शादी में क्या मसला था, अब उससे किसी को भी कोई लेना-देना नहीं है, मुझे भी कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी ये सेकंड मैरिज अच्छी चले, अच्छी रहे और जो चीज़ें आपकी पहली शादी में आपको नहीं मिली, वो इस शादी से आपको मिलें। आप खुश रहें, आबाद रहें और नीतीश का साथ बना रहे। आप दोनों ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। ऋषि के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ऋषि भी अपनी लाइफ़ में अच्छा करे। मैंने उनको और हिमांशी को साथ में देखा है और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स उन्होंने हमको दिखाए हैं, एंटरटेन किया है। ठीक है, नहीं बनी बट अच्छी बात ये है कि चीज़ें सॉर्ट हो गई और अपनी लाइफ़ में दोनों आगे बढ़ गए। तो ऋषि के को भी मैं शुभ जीवन की शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ़ को सोशल मीडिया पर लेकर ना आएँ। उनको सोशल मीडिया के रिश्तों में तब्दील ना करें क्योंकि जो सोशल मीडिया के रिश्ते होते हैं, वो सोशल मीडिया की तरह ही होते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर करने लायक होते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जो सूरत होती है उन रिश्तों की वो उतनी ही खराब होती है। मतलब आगे तो सोशल मीडिया पे तो आप उनको लाइक, शेयर, कमेंट ये सब कर सकते हो, लेकिन जो उनके सच्चे इक्वेशन जब आपके सामने आएँगे, सच्ची रियलिटी उनके रिलेशनशिप की सामने आएगी, तो इन इन चंद चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपका करने का मन नहीं करेगा, ना लाइक, ना शेयर, ना कमेंट। तो ऐसा अब मुझे कहीं न कहीं महसूस होता है इन तमाम ब्लॉगर्स के लिए। लेकिन इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, मेरा किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है, ना हिमांशी के लिए, ना नितेश के लिए, ना ऋषि के लिए, ना उसकी फैमिली के लिए, ना उसकी सिस्टर के लिए। मैं एक जेन्युइन एडवाइस देना चाहती हूँ। बाकी देखिए इन व्लॉगर्स को जो करना है वो करेंगे, तो हम कोई नहीं होते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो हिमांशी हैं, वो अपनी नए जीवन की शुरुआत अच्छे से करें और जो उन्हें चाहिए, वो उन्हें मिले, ऐसा मैं विश करती हूँ। बाकी रही बात किसी तरह का मैं कोई टेक दूँ ऋषि और नीतीश में से कि भई कौन ज़्यादा अच्छा था, कौन ज़्यादा अच्छा नहीं था, किसकी क्या पर्सनैलिटी है। देखो दोनों अपनी-अपनी जगह पर सही थे और ठीक है अब उनकी हिमांशी के साथ ऋषि की नहीं बनी है। और अब ऋषि जो है अपनी लाइफ में अपने लिए एक नई ज़िंदगी, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग की तलाश में जद्दोजहद कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ भी हैं। ठीक है, नहीं चली शादी, कोई नहीं मुझे कोई ठीक है, अब ये सारे शौक अब होने काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का कुछ भी ऐसा सामने आता था, किसी का सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया,
तो बुरा ज़्यादा लगता था, अब उतना बुरा नहीं लगता। अब बुरा इसी वजह से भी लगता है कि हाँ, कभी आप उन्हें देखते थे, तो उनकी व्लॉग्स की मेमोरीज़ आपके माइंड में होती हैं, तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। अदरवाइज़ जिनको आप नहीं देखते, उनका आप ऐसा कुछ सुनते हो तो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा आपको तो ज़ोर-ज़ोर से हँसी आती है, जैसे कि मुझे आती है। तो यहाँ पर मैं किसी को भी किसी के साथ कंपेयर करके जो है हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। हिमांशी जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, उनकी खुशी भी बहुत मैटर करती है और ठीक है, अब हम तो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, हम तो एक क्या कह सकते हैं, क्रिटिक हैं और एक क्रिटिक होने के नाते हमें जो चीज़ें सही लग रही हैं, हम उसको एप्रिशिएट करते हैं और जो चीज़ें हमारे अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं, हम उस पर थोड़ा-सा सवाल करने में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं। बट यहाँ तो मैं कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवाइस कर रही हूँ, एक जेन्युइन एडवाइस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत रिश्तों को टूटते हुए देखा है और कुछ ऐसे रिश्ते भी देखे हैं, जो भले ही दुनिया के लिए साथ में हैं, लेकिन अंदर से वो साथ में नहीं है। तो ये रियलिटी मैंने देखी है और कुछ ऐसे भी रिश्ते देखे हैं जहाँ पर 2 लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल एक-दूसरे से अलग हैं। भले ही वो साथ रह रहे हैं, लेकिन उनको लगता है वो एक-दूसरे से अलग हैं। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, वो एक-दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। लेकिन उनको इस बात की कन्फ्यूज़न है, लेकिन वो एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। तो वही बात है कि कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफ़ाइस करके वो अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न रिलेशनशिप में, मैरेजेज़ में होना बहुत ही कॉमन होता है। तो अगर आपके रिश्ते सुलझ जाते हैं तो बढ़िया होता है, ज़रूरत से ज़्यादा उलझ जाते हैं, गाँठें पड़ जाती हैं, तो उन गाँठों को निकालने का एक ही रीज़न होता है कि वो धागा तोड़ दो, तो फिर वो धागा जो टूटता है फिर उसके बाद चीज़ें सॉर्ट होती हैं। तो ऐसे ही शादी में भी यही होता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं आ रही होती हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बावजूद भी, तो फिर आपके पास आपको कानून एक विकल्प देता है और वो देता है तलाक का। क्योंकि देखिए जिस रिश्ते में तलाक है, तो आप सोचिए उस रिश्ते की एग्ज़ैक्ट क्या कीमत है। और अब वो ज़माना गया जब शादी को लेकर लोगों की विचारधारणाएँ बहुत डिफरेंट होती थी, बहुत कल्चर्ड होती थी। लेकिन अब जिस तरह से रिश्तों को लेकर जो एक माहौल है, जिस तरीके से बहुत सारी बातें, खबरें सुनने में आती हैं, तो अब लोग भी जो हैं काफ़ी सोच समझ कर जो है इस रिश्ते में बंधते हैं, कुछ तो बंधना ही नहीं चाहते और आने वाले समय में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे रिश्तों को सँभालने में, बनाने में। मतलब जब रिश्ते बनेंगे ही नहीं तो सँभालने का रहा ही क्या? और ये जो शादी-ब्याह भी एक तरीके से बहुत बड़ा एक बिज़नेस होता है। बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, डेकोरेटर से लेकर के, डिज़ाइनर से लेकर के, कितने लोग एक शादी में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब लोग शादी नहीं करेंगे तो उनको बिज़नेस कैसे मिलेगा? क्योंकि देखिए शादी भी एक तरीके का एक बिज़नेस है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लड़की चाहती है कि भई मुझे ये बंदे में चाहिए, लड़का ये कहता है मुझे अपनी बंदी में ये चाहिए। तुम मेरा इतना करना, मैं तुम्हारा कर लूँगा। तो एक बिज़नेस को आगे एक्सपैंड करने के लिए ये और बिज़नेस इन्वॉल्व होते हैं और जो कपल जो हैं ये बिज़नेस में और बिज़नेस ऐड नहीं करते हैं, यानी कि सिंपल वेडिंग करते हैं, उनको तो फ़ायदा हो जाता है क्योंकि सारा का सारा पैसा उनके पास आ जाता है और जो लोग शोशाबाज़ी, दिखावेबाज़ी करते हैं, उनका पैसा ये लोग लेकर चले जाते हैं क्योंकि इतने खर्चे होते हैं। तो देखिए, सबकी अपनी चॉइस होती है। अगर आपको कुछ करना है तो एक ही पार्टी कीजिए जिसमें आप दूसरों को भी रोज़गार दें और खुद का भी एक अच्छी मेमोरी आपकी बने। क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया के लिए इतना हाई-फ़ाई ड्रामा करते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं कि हमारी जो शादी है, वो सोशल मीडिया की तस्वीरों में अच्छी लगे। अगर वीडियोज़ बने, रील बने तो उसमें खूबसूरत लगे। तो इस वजह से भी लोग ऐसी भव्य तरीके से शादियाँ करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ
कि आप शादी सिंपल तरीके से करें और एक ग्रैंड पार्टी करके वो सारे अपने अरमान एक ही बार पूरे कर लें और दूसरों को भी रोज़गार मिल जाएगा, दूसरों को भी काम मिल जाएगा। इससे आपके भी मन का समाधान हो जाएगा, दूसरों के मन का भी समाधान हो जाएगा और आपके माता-पिता, क्योंकि कई माता-पिताओं की भी बड़ी इच्छा होती है कि हमारे बच्चों की शादी बड़े धूम-धाम से हो। तो एक ग्रैंड पार्टी करके वो अरमान भी पूरे हो जाएँगे एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर अगर आपको अच्छा अपनी वेडिंग को क्लासी दिखाने के वो अरमान भी आप पूरे कर सकते हो, यानी कि एक बीच का रास्ता आप अपना सकते हो। लेकिन ख़ैर ये बातें तो तब होंगी आगे जब शादियाँ होंगी, जब शादियाँ ही नहीं होंगी तो छोटा क्या बड़ा क्या कोई भी फंक्शन नहीं होगा। और जिस तरह से आज के हालात हैं तो हर कोई अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने लगा है। पहले ये होता था कि भई शादी है, कोई लड़की पसंद आ रही है, लेकिन आप डबल माइंडेड हो, तो फ़ौरन उस लड़की को हाँ कर दो। लेकिन अब थोड़ा-सा मामला अलग हो गया है, अब ऐसा लगता है कि अगर आप डबल माइंडेड हो रहे हो तो रुक जाओ। हो सकता है आपकी बॉडी, आपका इंस्टिंक्ट आपको सिग्नल दे रहा हो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत होने वाला है। ये भी हो सकता है। अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, चेंज हो गई है। तो ख़ैर टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था और ख़त्म किस जगह पर हो रहा है। क्योंकि मैं शायद एक वीडियो में जब मैंने पूनम बिष्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, तब ये पॉइंट्स मेरे रह गए थे, तो मैंने सोचा था कभी किसी और पॉडकास्ट में जो शादी से रिलेटेड होगा, मैं उसमें इस पॉइंट को ऐड कर दूँगी और आज मुझे मौका मिला, तो मैंने ऐड कर दिया। बाकी अगेन कोई हेट नहीं है किसी के लिए, सिर्फ़ एक पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी करना ना करना इन व्लॉगर्स के ऊपर है। क्या पता वापस से हिमांशी और नीतीश का कोई और वीडियो भी देखने को मिल जाए मेरे इस वीडियो के बाद, या फिर शायद मेरा मैसेज पहुँच जाए। बाकी देखिए अंडरस्टैंडिंग शुरुआती वक़्त में तो बन जाती है। देखिए कोई भी चीज़ चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, रिश्ता हो, बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी तब आती है उसको कंटिन्यू रखने में। रिश्ते हम दोस्त, रिश्ते सब कुछ हम बना लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वहीं पर हम लोग लैग कर जाते हैं, क्योंकि रिश्तों में इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इतने अटैचमेंट होते हैं, तो हमारी तरफ से भी कुछ होते हैं, कुछ उनकी तरफ से होते हैं। कभी-कभी लगता है कि नहीं हम सारे एक्सपेक्टेशंस पूरा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है नहीं कर रहे हैं। सामने वाला कह रहा है मैंने तुम्हारी हर एक्सपेक्टेशन को पूरा किया है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ये भी नहीं हुआ। तो ये तो एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड मसला पहले भी था, आज भी है और आगे रहेगा, नहीं रहेगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो हाल-फिलहाल के लिए ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसीलिए प्यार-मोहब्बत के रिश्ते बहुत ही पेचीदे होते हैं और ये बात जिसने भी कही है वो बिल्कुल सच कही है। तो इन पेचीदे रिश्तों को सँभालना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को बंद करने का अवसर अवसर नहीं, टाइम आ गया है क्योंकि बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया है। तो प्लीज़ सुन लीजिएगा, थोड़ा वक़्त ज़्यादा निकाल कर के, बड़ी मेहनत से बनाया है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है। मेरा ये वीडियो अगर आपको सही लगा हो और आपको लगता है कि किसी और को भी ये वीडियो सुनना चाहिए, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।